काउंटर अटैक की। रूस के सैन्य ठिकानों पर बमबारी चल रही है। यूक्रेन की सेना ने दागी है मिसाइलें और इस हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। तो जहां रूस अपने हमले तीव्र करने की कोशिश कर रहा है, वहीं यूक्रेन का युद्ध के 38वें दिन काउंटर अटैक और भी जोर शोर से चल रहा है। यूक्रेन के मिसाइलों ने रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं और रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा किया है। यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी ना खिड़कियां बची और ना ही दरवाजे। उधर पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। इस बीच रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन में 35 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूस की ताकत के सामने डट कर खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ट्रिपल अटैक की साजिश रची गई है और यह साजिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने रची, जिनके मारियोपोल पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो गई। कादिरोव मारियोपोल के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद चेचन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन की जमीन से ही ऐसी साजिश रची जो ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ा सकती है। ये कादिरोव की खतरनाक साजिश का ही नतीजा है कि अब मारियोपोल की सड़कों पर जंग और तेज हो गई, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में मारियोपोल के कई इलाकों में जो लड़ाके दिखाई दिए वो ये बताने के लिए काफी थे कि रमजान कादिरोव के इरादे कितने खूंखार हैं। ये लड़ाके और कोई नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने वाले विद्रोही हैं, जो अब तक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कादिरोव के यूक्रेन पहुंचते ही ये मारियोपोल में भी जंग करने पहुंच गए। यानी रमजान कादिरोव ने रूस की सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों को एक साथ लाकर यूक्रेन की सेना पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद मारियोपोल में शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने वहां अब तक फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को दहला कर रख दिया। शहर की सड़कों पर टैंक गरजने लगे। कादिरोव के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपोल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके ज़ेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान किया था और वो खुद वहां पहुंच गए थे और उनके शहर में पहुंचने के बाद से ही वहां जंग और भी खतरनाक हो गई। माना जा रहा है कि कादिरोव ने मारियोपोल पहुंचने के बाद ही यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 3 ताकतों के हमले की साजिश रची और शहर में पहले से ही मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन के विद्रोहियों को भी लड़ाई में उतार दिया, ताकि मारियोपोल पर जल्द कब्जा हो जाए। क्योंकि रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत से ही मारियोपोल शहर को घेर रखा था, पर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था।
लेकिन पुतिन के वफादार रमजान कादिरव के वहां पहुंचते ही बाजी पलट गई और रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक मारियोपोल के बड़े हिस्से से भाग खड़े हुए। यही नहीं, डोनेस्क से वहां लड़ने पहुंचे विद्रोहियों ने शहर के बाहर के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमा लिया, जबकि मारियोपोल शहर में भी रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भारी पड़े। इस बीच वहां जंग तेज होने के बाद बमबारी और फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। उधर रमजान कादिरव ने अपने 14 साल के बेटे को भी जंग के मैदान में उतार दिया। वो अपने 12 बच्चों में एक अदम को मारियोपोल के एक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रमजान कादिरव ने उसकी मुलाकात अपने खास कमांडर रुस्लान जिरीमियव से करवाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचनिया इलाके के प्रमुख का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुस्लान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। रमजान कादिरव का कहना है कि वो अदम को जंग की जगह पर इसलिए लेकर गए ताकि वो ये समझ सके कि युद्ध में कब, कहां, कैसे और क्या किया जाता है, जंग में किस तरह के हालात बनते हैं और उनसे जूझते हुए कैसे सुरक्षित बाहर निकला जाता है। कादिरव ने इसे अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा यह किया जा रहा है कि युद्ध में पुतिन के चेचन लड़ाकों को इस कदर बर्बाद किया जा चुका है कि उन्हें अब अपने बच्चों को जंग के मैदान में उतारने की नौबत आ गई। वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन के चेर्निव की घेराबंदी तेज कर दी। इससे पहले हवाई हमलों से इस शहर को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद रूस की सेना ने चेर्निव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में रूस के कुछ सैनिक एक चेकपोस्ट पर तैनात दिखे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार रूस के कुछ सैनिक शहर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि चेकपोस्ट पर तैनात फौजियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में वहां हथियार भी पहुंचाए गए। एक दिन पहले रूसी फौज ने चेर्निव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसमें हथियारों का एक गोदाम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। इस बीच जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने एक नई साजिश रची। उनकी इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10, जो यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, क्योंकि ये जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यूक्रेन की सेना पर वार कर रहा है और हमला भी इतने चुपके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रूस का यह आसमानी जासूस एक ड्रोन है जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें अपने अंदर छिपे कैमरों में कैद कर लेता है। रूस की सेना ने खुद अपने इस जासूस का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि यह ड्रोन जमीन पर जंग लड़ने वाले उनके दूसरे कई हथियारों से ज्यादा मारक है। यह रूसी सेना की ऐसी मदद करता है जिससे यूक्रेन को मिसाइलों से भी घातक चोट पहुंचती है, क्योंकि यह बिना रोक टोक बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाता है। इसके बाद रूस की सेना की आसमानी साजिश को अंजाम देने के लिए यह तेजी से काम शुरू कर देता है। आसमान में बाज की तरह उड़ते ड्रोन को रूसी सैनिक रिमोट से कंट्रोल करते हैं और यूक्रेन के उन इलाकों में ले जाते हैं जहां उनकी सेना के हथियारों के गोदाम या कोई तेल डिपो हो। इसके बाद ओरलान 10 ड्रोन उस इलाके की तस्वीरें लॉन्च पैड में बने कंट्रोल रूम तक भेज देता है और उन तस्वीरों को उसके अंदर लगे ताकतवर कैमरे। राज्यसभा के रिटायर हो रहे सदस्यों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, अनुभवी साथियों की कमी खलेगी। मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, सदन का हो सही इस्तेमाल। राज्यसभा के 72 सदस्य हो रहे हैं रिटायर। महंगाई के खिलाफ विपक्ष का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग। 10 दिन में 9वीं बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में हंगामा कर रहे भाकपा वाले विधायकों के साथ धक्का मुक्की। सदन से किया गया बाहर। कुर्सी पर संकट के बीच इमरान सेना की शरण में। 24 घंटे में सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से 3 बार मिले। इमरान के खिलाफ कोरोना घोटाला की फाइल भी खोलेगी सेना। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में शाम 4:30 बजे होगी बहस। विपक्ष ने मांगा इमरान का इस्तीफा। अमेरिका ने इमरान की साजिश वाली बात से किया इनकार। सुलह की कोशिशों के बीच यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले जारी। युद्ध के 36वें दिन रूस के हमले जारी। कई शहरों से तबाही की तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन में युद्ध के बीच ब्रिटेन की एजेंसी का बड़ा दावा। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर रूस कर सकता है साइबर हमले।
यूक्रेन में रूसी हमले के बीच भारत दौरे पर ब्रिटेन की विदेश मंत्री शाम 5 बजे एस जयशंकर के साथ होगी मुलाकात। यूक्रेन में युद्ध के हालात पर चर्चा होने की संभावना। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रूस यूक्रेन महायुद्ध में भारत महाबली होकर उभरा है। ऐसा कोई भी बड़ा देश नहीं है जिसके बड़े बड़े नेताओं ने भारत का दौरा नहीं किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस भारत पहुंच गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उनका भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन इस युद्ध में भारत का समर्थन मांग रहा है, जबकि भारत की पॉलिसी क्लियर है कि वो इस युद्ध में ना ही रूस का और ना ही यूक्रेन का साथ देगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के इस फॉर्मूले को वो फॉलो करता रहेगा, जहां भारत के इंटरेस्ट को सबसे पहले आगे रखा जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आ चुके हैं हमसे मिलने। अब आपको बताते हैं कैसे भारत इस युद्ध में महाबली बनकर उभरा है। देश जैसे जो भी हो, आखिर क्यों भारत का समर्थन चाहता है? दरअसल भारत पिछले कुछ साल में दुनिया में बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। आर्थिक और सामरिक तौर पर भारत की हैसियत दुनिया में बड़ी है। भारत का समर्थन यूके इसलिए भी चाहता है क्योंकि यूके को मालूम है कि ब्रेग्जिट के बाद, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन अब दुनिया के उन देशों पर निर्भर है अपने सप्लाई चेन के लिए और अपने विस्तार, अपने ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जो आगे बढ़कर उसका साथ देंगे और उसके साथ सीधा आदान प्रदान करेंगे। एक तरफ ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यूक्रेन का समर्थन खुलकर किया है, लेकिन ब्रिटेन खुद जानता है कि उसे भारत का साथ चाहिए। इंडो पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में इस पूरे रीजन के अंदर भारत एकमात्र ताकत है जो भरोसे का पात्र है। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और चीन पर भरोसा कर कर भुगत रहा है यूरोप, ब्रिटेन, यूएस। ये सारे देश जानते हैं कि चीन हमेशा गालमेल करेगा, चीन सिर्फ अपनी स्वायत्तता पर और अपने इंटरेस्ट पर काम करेगा और दूसरे देशों को अपनी इकोनॉमिक ट्रैप, अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत उनके अधीन करने की कोशिश करता रहेगा। आज शाम 5 बजे भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगी रूस की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस। एक दिन के दौरे पर लिज ट्रस है। अभी 15 मार्च को ही जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भी भारत पहुंचे थे। आज देर रात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी पहुंचेंगे। 2 दिन बाद अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी और विदेश मंत्री भी भारत पहुंचेंगे। तो हर देश भारत की तरफ आ रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का भी अप्रैल के महीने में आना तय है। इजरायल के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी भारत आ सकते हैं। भारत एक ताकत बनकर उभरा है। कई देश जैसे भी हो, वो आखिर क्यों भारत का समर्थन चाहते हैं? दरअसल भारत पिछले कुछ साल में दुनिया में बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। आर्थिक और सामरिक तौर पर भारत की हैसियत दुनिया में बड़ी है। यही वजह है कि 18 मार्च को सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत पहुंचे और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। फिर इसके बाद 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में बैठक हुई और बातचीत हुई।
स्कॉट मॉरिसन भी रूस की खिलाफत कर चुके हैं, लेकिन भारत का साथ चाहते हैं, जिसमें द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई थी। 25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी भारत पहुंचे थे और एस जयशंकर और अजीत डोवल जो एनएसए हैं उनसे मुलाकात की। वांग यी मोदी जी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन पीएमओ ने मिलने से मना कर दिया क्योंकि वांग यी के कश्मीर वाले बयान को ठीक से नहीं देखा गया और वांग यी को साफ बता दिया गया कि भारत जानता है कि चीन की मंशा क्या है। चीन सुधरेगा नहीं तो नॉर्मलसी होगी नहीं, बॉर्डर में पीछे हटेगा नहीं, अपने आप को सुधारेगा